प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमस्कृताय. वेलकम टू फिलर फ्रॉम यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस और यूनिट 5 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय. और क्लास का टाइम हमारा है डेली 6 PM एंड क्लास नंबर हमारी है 89 और बाय नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास होते हैं और कुछ भी इंफॉर्मेशन हो वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे. और ये फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स आपको रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी. और ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर संस्कृत जो हमारा सेकंड पेपर है उसके लिए, 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड 9 PM को आपको पेपर फर्स्ट के DIMS रीजनिंग उसकी क्लास मिल जाएंगी. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com. वहाँ पे जाके आप फॉलो अप करोगे तो डेली जितने भी क्लास हमारे होते हैं उसकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. और मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube जो चैनल है फिलर फॉर्म का, उसमें हमारी प्लेलिस्ट बन चुकी है सेकंड पेपर के लिए. तो सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेकर के अभी तक की जितनी भी क्लास है वो सभी ये प्लेलिस्ट में है. और हमारा जो फिलर फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम काफी बार हमने गिव अवे भी रखा था और नेक्स्ट संडे जो है तब भी हम गिव अवे रखेंगे. और ये हमने 22 मई को जो था हमारा क्लास उसके लिए गिव अवे रखा था. और हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है वो जल्दी से जल्दी एक बार लिख लो ताकि हम आगे हमारी क्लास कंटिन्यू नहीं करवाएं. We want JRF हमें क्या चाहिए. और स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली, हमारी जो एग्जाम है बहुत ही जल्दी आने वाली है क्योंकि आई थिंक 15 जून से हमारी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी और जून के फर्स्ट वीक तक हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा कि हमें सेंटर कहाँ पे मिलेगा या ये सब आपको मिल जाएगा. तो प्लीज यार सीरियसली प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है. और कंप्लीट सिलेबस देखते हैं हम. यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7, 8 एंड कंटिन्यू हमारा यूनिट है वो 5 है. उसके बाद हम यूनिट 6 करवाएंगे, उसके बाद हम MCQ सॉल्व करवाएंगे. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ध्वनि नियम. और जितने भी नियम्स है उसमें ग्रासमन नियम, वर्नर नियम, ये सब आज ही हम कवर कर लेंगे, ठीक है. क्योंकि हमारे पास काफी टाइम नहीं है और हमें थोड़ा स्पीड में जाना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. देखते हैं हम ध्वनि नियम. परिभाषा: किसी भाषा विशेष में, किसी काल विशेष में कुछ विशेष परिवर्तनों के परिस्थितियों के अंतर्गत हुए विशेष प्रकार के ध्वनि नियम कहते हैं. क्या है परिभाषा उसकी? किसी भाषा विशेष में, किसी काल विशेष में कुछ विशेष परिवर्तनों को परिस्थितियों के अंतर्गत हुए विशेष प्रकार के ध्वनि नियम कहते हैं. विशिष्ट ध्वनि नियम क्या है? ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, तालव्य नियम, मूर्धन्य नियम, ये 5 प्रकार के ध्वनि नियम हैं. तो आइए हम देखते हैं आगे. ग्रीम, ग्रासमान और वर्नर नियम मूल भारतीय भाषा से संबंध है. इन नियमों में मूल भारतीय भाषा की ध्वनियों में परिवर्तन का वर्णन है. तो देखते हैं हम ग्रीम नियम. इस नियम के अनुसार मूल भारतीय भाषा की निम्नलिखित ध्वनियों को अंग्रेजी और जर्मन भाषा में ये ध्वनियां हो जाती है. प्रथम को द्वितीय यानी 1 को 2, क्रमशः क, त, प को ह यानी ख, थ, फ चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय यानी चतुर्थ को 4 को 3, क्रमशः ग, ग, ब को ग, द, ब, तृतीय को प्रथम यानी 3 को जो 3 है उसको 1 यानी 1 को 2
4 को 3 और 3 को 1, क्रमशः ग द ब को क त प। तो देखते हैं हम उसके बाद ग्रासमन नियम। इस नियम के अनुसार मूल बारोपीय 2 अक्षर वाली धातुओं में 2 महाप्राण यानी ह ध्वनियां थी। सामान्यतः प्रथम महाप्राण यानी ह ध्वनि हट जाती है। द्वितीय वर्ण में महाप्राण यानी ह ध्वनि हटने पर प्रथम वर्ण में महाप्राण ध्वनि रहती है। उसके बाद है वर्ण नियम। यह ग्रीन नियम का संशोधन है। यदि मूल भाषा में क त प आदि से पूर्व उदात्त स्वर होगा तो ग्रीन नियमानुसार प्रथम वर्ण जो है वो परिवर्तन नियम लगेगा। यदि उदात्त स्वर के त प के बाद होगा तो क त प को ग द ब होगा, अर्थात आगे दिए त्रिकोण के अनुसार दो पग आगे का कार्य होगा। तो देखते हैं हम ग्रीन नियम, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, ठीक है। पहले तो हमने उसका परिचय देखा था, तो आइए देखते हैं हम ग्रीन नियम का संक्षिप्त इतिहास। यह ग्रीन नियम प्रोफेसर याकोब ग्रीन यानी जैकब ग्रीन 1785 से 1863 के नाम से प्रसिद्ध है। इस नियम को ध्वनि परिवर्तन जर्मन में लॉर्ड वर्जीबर्ग यानी लाउड ध्वनि और फेंशिंग परिवर्तन यानी अंग्रेजी में साउंड शिफ्टिंग यानी साउंड ध्वनि शिफ्टिंग यानी परिवर्तन नाम दिया गया है। और प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इसे ग्रीन्स लॉस यानी ग्रीन नियम नाम दिया है। प्रोफेसर ओटो एस्पर यानी ओटो जेस्पर का कथन है कि इस नियम को रास्क लॉ यानी रास्क नियम नाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह नियम डैनिश विद्वान रास्क के ही सर्वप्रथम प्रामाणिक रूप में अपनी पुस्तक अंडरशोगल्स में प्रकाशित किया था। प्रोफेसर ग्रीन ने इसके आधार पर ही इस नियम का विस्तृत वर्णन किया है। प्रोफेसर ग्रीन को 1822 ईसा में अपने जर्मन व्याकरण दृष्टांत जर्मन ग्रामिक व्याकरण यानी डेस्टोजी ग्रामटिक का द्वितीय संस्करण निकला था। इसमें इसके नियम का विस्तार से वर्णन किया है। इस नियम की और पहले संकेत करने के विषय में प्रोफेसर रास के अतिरिक्त प्रोफेसर एरे यानी हीरे का भी नाम लिया जाता है। ग्रीन नियम के 2 भाग में विभक्त है। कौन कौन से 2 भाग में विभक्त हैं तो देखते हैं। प्रथम वर्ण परिवर्तन यानी फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग। यह वर्ण परिवर्तन ईसा के जन्म से पूर्व हो चुका था। इसका प्रभाव समान रूप से गाथित निम्न जर्मन और अंग्रेजी डच आदि भाषाओं पर पड़ा है। भारतीय मूल भाषा की व्यंजन ध्वनियों संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि में सुरक्षित है। अंग्रेजी का उद्भव निम्न जर्मन से है, अतः इसके द्वारा संस्कृत और अंग्रेजी की तुलना से यह परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है। इस वर्ण परिवर्तन में एक और संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लावोनिक और भाषाएं हैं। इसके मूल ध्वनि सुरक्षित है। दूसरी ओर गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी, डच आदि भाषाएं हैं। इसमें यह परिवर्तन हुआ है। वर्ण परिवर्तन के क्रम हम देखते हैं। पहले भी हमने जो परिचय था उसमें देखा कि 1 को 2, 4 को 3 और 3 को 1, ये उसका वर्ण परिवर्तन क्रम है। तो अघोष, अल्प प्रमाण, घोष महाप्रमाण और उसके बाद महाप्राण, ये 3 टाइप्स है। तो देखते हैं हम घोष महाप्राण का, अघोष महाप्राण का और महाप्राण का। तो अघोष महाप्राण में क त प, घोष महाप्राण में ग द ब। महाघोष प्राण जो महाप्राण है तो उसमें ख ह थ फ ग ग भ। ग्रीन नियम के अनुसार प्रथम को द्वितीय वर्ण होता है यानी 1 को 2 क्रमशः देखते हैं हम क त प। तो यहाँ पे जो क था उसका ह हो गया यानी ख हो गया।
उसके बाद त था उसका थ हो गया, और प था उसका फ हो गया, यानी 1 को 2। समझ में आया? उसके बाद ध घ ध म, तो ग जो बड़ा ग था तो छोटा ग हो गया, द था तो द हो गया, और भ था तो ब हो गया, यानी 4 को 3, यानी 4 था उसी जगह पे 3 हो गया। ठीक है। उसके बाद घ द भ, तो उसमें क्या हो गया, क त प, जो फर्स्ट क्रम था जो अघोष का, वो हो गया यहाँ पे घोष महाप्राण में अघोष अल्प प्राण हो गई, तो ग द ब, तो क त प। ठीक है, ये ग्रीन नियम था, उसमें फर्स्ट था। और उसके बाद है द्वितीय वर्ण परिवर्तन, यानी सेकंड साउंड शिफ्ट। द्वितीय वर्ण परिवर्तन 7वीं और 8वीं शती ईसा में हुआ है। यह वर्ण परिवर्तन केवल जर्मन भाषा के ही 2 रूपों उच्च और निम्न में हुआ है। निम्न जर्मन की प्रतिनिधि भाषा अंग्रेजी है। यह परिवर्तन निम्न जर्मन और अंग्रेजी में उच्च जर्मन में हुआ है। निम्न जर्मन की कुछ ध्वनियां उच्च जर्मन में भिन्न हो गई है। ऊपर दिए गए त्रिकोण के अनुसार प्रथम वर्ण परिवर्तन में एक पग आगे चलते हैं, द्वितीय वर्ण परिवर्तन में एक पग और आगे चलते हैं। निम्न जर्मन यानी लो जर्मन और उच्च जर्मन यानी हाई जर्मन के विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अंतर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से अर्थात ध्वनियों से नहीं है। जर्मनी का उत्तरी भाग समतल और नीचा है, अतः वहां बोली जाने वाली भाषा निम्न जर्मन कही जाती है। निम्न जर्मन और अंग्रेजी में प्रथम वर्ण परिवर्तन वाली ध्वनियां समान हैं। निम्न जर्मन की शाखाएं देखते हैं आदि। जर्मनी में दक्षिणी पहाड़ी भागों में बोली जाने वाली भाषा को उच्च जर्मन कहते हैं, क्योंकि वह ऊंचे पर्वतीय भाग में बोली जाती है। अंग्रेजी, डच, डेनिश, नॉर्वेजिक और स्वीडिश। वर्ण परिवर्तन को इस प्रकार रखा जा सकता है। मूल यूरोपीय भाषा मुआ या संस्कृत यानी ग्रीक तो ग्रीक और लैटिन तो निम्न लैटिन। ये यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन लिया हुआ है, तो देखते हैं हम उसका जो क्रम है वो भारतीय जो मूल यूरोपीय भाषा है उससे संस्कृत छोटी है। संस्कृत यानी ग्रीक और लैटिन, उसके बाद उससे छोटी निम्न जर्मन यानी अंग्रेजी है। उसके बाद है उच्च जर्मन। संस्कृत के वर्ग के चतुर्थ ध ग ध भ, ग्रीक और लैटिन में द्वितीय वर्ग अर्थात ख थ फ हो जाता है। अतः प्रयुक्त त्रिकोण में चतुर्थ और द्वितीय वर्णों को एक साथ पर रखा गया है। तो देखते हैं हम संस्कृत, अंग्रेजी और उच्च जर्मनी। प्रथम वर्ग द्वितीय और अंग्रेजी में द्वितीय वर्ग, संस्कृत में प्रथम तो अंग्रेजी में द्वितीय और उच्च जर्मन में तृतीय। संस्कृत में द्वितीय तो अंग्रेजी में तृतीय और उच्च जर्मन में प्रथम। संस्कृत में तृतीय तो अंग्रेजी में प्रथम और उच्च जर्मन में द्वितीय। संस्कृत में चतुर्थ, अंग्रेजी में तृतीय और उच्च जर्मन में प्रथम। इस प्रकार प्रथम वर्ण परिवर्तन में संस्कृत के प्रथम वर्णों को अंग्रेजी में द्वितीय वर्ण, 2 और 4 को 3 और 3 को 1 होता है। प्रथम ध्वनि परिवर्तन के लिए ग्रीक और लैटिन को छोड़कर मूल यूरोपीय भाषा का प्रतिनिधि संस्कृत को लेने पर तथा निम्न जर्मन के प्रतिनिधि अंग्रेजी को लेने पर यह नियम स्पष्ट होता है और इसकी उपयोगिता ज्ञात होती है। उसके बाद है ग्रासमन नियम। ग्रासमन नियम यानी ग्रासमन्स लॉ। हेर्मन ग्रासमन यानी हर्मन ग्रासमन 1809 से 1877 की जर्मन विद्वान थे। जो हेर्मन ग्रासमन थे वो जर्मन विद्वान थे। इन्होंने ग्रीन नियम को संशोधित किया है और
उसकी त्रुटियों का निराकरण किया है। निम्नलिखित उदाहरणों में ग्रीन नियम के अनुसार ब को प, द त होना चाहिए था, परंतु गाथित में भी ब और द ही मिलते हैं। संस्कृत और गाथित देखते हैं हम। तो बोधि तो बुल्डन यानी ब्यूलान। उसके बाद है दम तो यानी डाउट्स। ये संस्कृत और गाथिक में जो है वो क्या होता है, बोधि तो ब्यूलान। उसके बाद है दम तो डाउट्स। प्रोफेसर ग्रासमन की संस्कृत और ग्रीक भाषाओं की परीक्षा करने पर यह पता लगाया कि संस्कृत और ग्रीक भाषाओं में दो अव्यहित सूक्ष्म ध्वनियों में से सामान्यतया प्रथम ऊष्म ध्वनि यानी ह ध्वनि निकल जाती है। जहां पर द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलती है वहां पर प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। इस आधार पर यह कल्पना की गई है कि मूल भारतीय भाषा में दो अक्षरों वाली ऐसी धातुओं में दो महाप्राण ध्वनियां थी। उनमें से साधारणतया प्रथम ऊष्म ध्वनि यानी ह ध्वनि निकली जाती थी और द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलने पर वह प्रथम वर्ण में पुनः आ जाती थी। इस कल्पना का आधार प्रायः इस प्रकार था। दा यानी ददामी यानी ददामी, पहले ध को द और ह ध्वनि हटी। ब्रू यानी भमार यानी बमार, पहले ब को ब और ह ध्वनि हटी। उसके बाद है बुध यानी बुद्धो और बुस्तु। बुद्धों में पहले वर्ण से ऊष्म ध्वनि हटी है। बुत्सु में द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि हटी है, अतः ब से ब हो गया, अतः मूल धातु बुध यानी बुध है। उसके बाद है दूध, तो मूल धातु दूध है। दुहो, दुबान और दुक्षु। इस प्रकार बुध और दब तो दब धातु है। मूल दुब और धब धातु माने पर बुध से संस्कृत में बुध धातु हुई है और ग्रीन नियम अनुसार ब से ब होना बिल्डन बना। इस प्रकार मूल धातु दम और गाथिक में ध से द होना डाउट्स बना है। ग्रीक भाषा में भी प्रायः ऐसे उदाहरण मिलते हैं। उसके बाद है वर्नर नियम। कार्ल वर्नर 1846 से 1896 भी जर्मन भाषा शास्त्री थे। इन्होंने भी ग्रीक नियम का संशोधन किया है। ग्रीक नियम के जो अपवाद रह गए थे उनके विषय में वर्नर के ज्ञात किया कि ग्रीक नियम का आधार एसेंट यानी उद्दात स्वर था। वर्नर नियम का स्वरूप मूल भारतीय भाषा के शब्दों के क त प यानी के टी पी को जर्मनिक भाषा में ह थ फ यानी एच टी एच और एफ तभी होता है जब मूल भाषा में अव्यहित पूर्व कोई उद्दात स्वर यानी एक्सेंट होता है। आदि उद्दात स्वर क त प के बाद होगा तो इसके स्थान पर क्रमशः ग द ब होते हैं। एक को दूसरा उद्दात पूर्व होने पर और एक को तीसरा उद्दात पर होने पर। उद्दात का चिन्ह तिरछी लकीर यानी जो द्वारा दिया गया है, यानी संस्कृत, लैटिन, गाथिक, अंग्रेजी और ध्वनि परिवर्तन। तो देखते हैं हम युवा का स, तो जॉइनिंग्स और गाथिक तो जुग्स और अंग्रेजी तो यंग और ध्वनि परिवर्तन क से घ। शतम, सेंट्रम, हंड्रेड और त से द। सप्तन तो सेप्टन, गाथित सिबन, अंग्रेजी सेवन और ध्वनि परिवर्तन प से ब। देखा आपने, शतम यानी सप्तम यानी सेवन, उसको लैटिन में सेप्टेम और गाथिक में सिबन और उसके ध्वनि परिवर्तन है वो प से ब का है।
इसमें क त प के बाद उदात्त स्वर है, अतः इन्हें ह थ फ न होकर ग द व हुए हैं। ब्रातर में त से पहले उदात्त है, अतः गाथित और अंग्रेजी में ब्रदर में टी से th त को थ मिलता है। ब्रोथर को ही ब्रदर बोला जाता है। जो ब्रोथर था उसको ही ब्रदर बोला जाता है, यानी टी अकेला टी था तो वहां पे th हो गया। ठीक है। मिथ्या सादृश वर्णन नियम के भी कुछ अपवाद मिलते हैं। इनका समाधान मिथ्या सादृश यानी एनालॉजी के द्वारा किया जाता है। ब्रातर यानी ब्रदर होता है। इसके सादृश ही अंग्रेजी में पीतर यानी फादर और मातर तो मदर बनते हैं। इनमें वर्णन के नियम अनुसार त द यानी टी से डी होना चाहिए था, पर हुआ है त से च यानी टी से ch। इसका कारण मिथ्या सादृश ही समझना चाहिए। ये मिथ्या है ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद है तालव्य नियम, विल्हेम थॉमसन नियम। इस तीनों ध्वनियों के स्थान पर अ ध्वनि मिलती है। ध्वनि देखते हैं हम, अ से अ, ए से अ, ई से अ, ई से अ, ई से अ, ओ से अ और ओ से अ। संस्कृत में अनिति, अहम, बरामी, दर्दर्श, अष्टौ, अस्ति। लैटिन में एनिमस, ईगो, फेरो, ऑक्टो, ऑस। ग्रीक में एनिमस, ईगो, फेरो, डेडोरगा, ओक्टो और ऑस्टोन। ये ध्वनि संस्कृत में, लैटिन में और ग्रीक में तो अ से जो है एनिति तो एनिमस और एनिमस। अहम तो ईगो, बरामी तो फेरो, दर्दर्श तो उसमें लैटिन नहीं दिया पर ग्रीक में दिया है डेडोर का। उसके बाद है अष्टौ यानी ऑक्टो और ऑक्टो। उसके बाद है अस्थि, ओस या और ऑस्टेन। ऑक्टोपस आपको पता है ऑक्टोपस को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑक्टोपस जो है उसको आठ, ऑक्टो यानी अष्टौ, 8 पैर होते हैं इसीलिए उसको ऑक्टोपस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब ऑक्टो है वो यहां से आया है। तालव्य नियम के अनुसार मूल भारतीय भाषा के क वर्ग की 3 श्रेणियां मानी जाती है। पहली है शुद्ध कंठ्य, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य यानी क ख ग घ, ये शुद्ध कंठ है। कंठ ओष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ से क ग ख ग द्व, ये कंठ और ओष्ठ से होती है। और उसके बाद है कंठ और तालव्य से क्य ख्य ज्ञ द्य, ये हो गई कंठ और तालव्य से। मूल भारतीय भाषा के शुद्ध कंठ्य और कंठोष्ठ ध्वनियों के बाद यदि कोई तालव्य स्वर यानी ई आई आता है तो कंठ्य ध्वनि के तालव्य ध्वनि क से च और ग से ज हो जाता है। पहले को दूसरा वर्ग मिल जाता है यानी क को च और ग को ज या ट मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद है मूर्धन्य नियम। संस्कृत में मूर्धन्य नियम का संकेत पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। र और श के बाद न को न होता है। ई ए को ओ आदि स्वर तथा क आदि व्यंजन के बाद स को श होता है। उदाहरण है उत्तीर्ण, विष्णु, रामेशु, वाक्षु, यानी न को ण और स को श होना मूर्धन्यीकरण है। मूर्धन्य नियम, यदि मूल भाषा में र या ल के बाद त वर्ग होगा तो उसे ट वर्ग हो जाता है। यदि मूल भाषा रु है और यदि वह हटता है या परिवर्तित होकर अ आदि होता है तो परिवर्तित त वर्ग को ट वर्ग हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम मूल रूप, संस्कृत रूप, मूल रूप और संस्कृत रूप। तो मूल रूप में कृत और संस्कृत रूप में कट यानी चटाई। मूल रूप में अवर और वैदिक में और संस्कृत रूप में अवट यानी गड्ढा। उसके बाद विकृत तो विकट, संस्कृत रूप विकट।
मूल रूप गच्छा यानी बढ़ना और संस्कृत रूप आद्य यानी ध्वनि। संस्कृत में संकृत तो संकट, मूल रूप जो है वो संकुट तो उसका संस्कृत रूप है संकट, और मूल रूप जो है उसका जो पृथति तो वही यानी बताना, और संस्कृत रूप है पठति। आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो भारतीय आर्य भाषाओं पर होगी, ठीक है, भारतीय जो आर्य भाषा है उसकी होगी। और वी वांट योर फीडबैक, और प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर प्लीज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे हैं, तो फॉलो अप कर सकते हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।